मैं लास्ट टाइम एक जगह पे छोड़ के गया था, मे बी आपको याद हो या ना हो, हम जो नेचुरलिस्टिक मोरालिटी की बात कर रहे थे कि वो किस चीज़ पे बेस हम कर सकते हैं। तो एक आपने चीज़ कही थी कि जो एक कॉन्शियस बीइंग है, वो अपनी सफरिंग कम करना चाहता है या सफरिंग कम करना चाहता है। वो बिल्कुल एक ये हार्ड फैक्ट है कि वो कम करना चाहता है। और उसके बाद दूसरी जब मैंने ये पूछा आपसे कि वो दूसरों की सफरिंग क्यों कम करना चाहेगा, तो उसके लिए आपने ये कहा कि लव उसमें एक फैक्टर आ जाता है। चलिए हम लव को ले लेते हैं, लेकिन लव ऐसी चीज़ नहीं है जो एक एक इंसान सारी इंसानियत के लिए फ़ील करता है। अगर हम सिर्फ़ उसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा करूँगा, फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, फिर अपने कोलीग, फिर अपने मुल्क के लिए, इस तरह वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। और अगर एक टाइम ऐसा आता है कि जब मुझे मेरे पास चॉइस आती है कि मेरे किसी करीबी ने, जैसे मेरे भाई ने या मेरे किसी रिलेटिव ने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है, फॉर एग्जांपल वो किसी को कत्ल कर देते हैं, तो वो मुझे फिर इस पे मजबूर करेगा कि मैं उसे सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। एक ऐसे बंदे को उसने कत्ल कर दिया है जो बिल्कुल मेरे मुझसे इररेलेवेंट है, उसके मैं मुझे उससे प्यार नहीं है, तो क्या वो मॉरली एप्रोप्रिएट होगा? नो, इट्स इसीलिए हम कहेंगे ना कि वो अंडरस्टैंडेबल तो होगा कि वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करेगा। ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको कहेगा कि नहीं कि यू शुड डू द राइट थिंग, क्योंकि यू शुड ऑनर द लॉ। लॉ तो ये कहता है कि आपने जो कातिल है उसको सजा देनी चाहिए, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो या भाई बाप क्यों ना हो या वगैरह वगैरह। तो मोरालिटी, जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मोरालिटी आप फॉर्म किस बेस पे कर सकते हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आती लोग इसमें, और ये फिलोसफरों ने इतनी इसके ऊपर बातें की हुई हैं, इतनी बातें की हुई है, बंदा कहता है यार फजूल की डिस्कशन हो रही है। जब हमने बना लिया कि हमने एक सोसाइटी में रहना, हमने एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनाना। अब मैं ये अक्सर कह चुका हूं कि पर्सनली अगर कोई मेरी जान को या मेरे किसी लव्ड वन को बुरे तरीके से मारता है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इसको तड़पा तड़पा के मौत दी जाए, लेट्स जस्ट से। मेरी जाती ख्वाहिश ये होगी। लेकिन मैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने साइन किया हुआ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, तो सोसाइटी ये काम कभी नहीं करेगी कि उसके पहले हाथ पैर काटे मुलजिम के नहीं, मुजरिम के, और फिर उसको उसी तरह मारे जिस तरह उसने आपके लव्ड वन को मारा। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। बायोलॉजिकली अगर हम बात करेंगे, तो बायोलॉजिकली तो ये बात ठीक होगी, हाँ भी जो मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने आप को तस्कीन पहुंचाने, तो उसी तरह नेक्स्ट ऑफ किन को मैं बचाने के लिए मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सोशल लॉ जो हमने बनाया सोसाइटी के चलाने के लिए, उसमें तो हमें इस चीज का एहसास है कि अगर हमने इस तरह करना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, जो ये जो दियत का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्लाम की तरफ से कॉन्सेप्ट आया ना, तो हम उसकी बुराई क्यों करते हैं कि ये तो प्राइवेटली लोग अपने मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, खून बहा ले लेते हैं और खत्म हो जाती है बात। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं, पर्सनल मोरालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से कह रहे हैं कि सोसाइटी को इसका इतना फायदा नहीं है जितना फायदा तब होगा अगर आप उसको सजा देंगे। सो एनीवे, अच्छा, मैं इसके अंदर एक बात ऐड करूंगा कि देखें, फर्ज करें कि वो मेरे किसी फैमिली मेंबर को मार दे, तो मुझे गुस्सा आएगा और उस टाइम मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हाँ जी, इसको तो कोई दुनिया से मिटा दे, और मेरा बस चले तो शायद मैं ये सोचूं कि हाँ, इसको मिटा ही देना चाहिए। मगर एक बात है कि सोसाइटी में जस्टिस जो है ना, वो इमोशन से नहीं होता। वो तो मेरी इमोशनल एक बुरी स्टेट है जिसके अंदर मैं सोचूंगा कि हाँ जी, इसको मार दिया जाए। और दूसरी बात है, मेरे ख्याल है हारिस ने लव की बात नहीं की होगी, हारिस ने एम्पैथी की बात की होगी। एम्पैथी का मतलब है कि मैंने कहा लव था, हाँ, एम्पैथी इज प्रोबब्ली अ बेटर वर्ड। हाँ, तो मेन जो बात है, अभी पिछले दिनों अमेरिका में एक हुआ इंसिडेंट के अमेरिका में हुआ है कि जर्मनी में हुआ है, मेरे ज़हन में नहीं है, जिसमें एक चाइल्ड रेपिस्ट और मर्डरर जो था, उसकी वो बच्ची को अगवा करके ले जाते हुए उसकी वीडियो मिल गई और बाद में बच्ची की लाश मिल गई, सीसीटीवी से वो निकल आई। उन्होंने पूरे मुल्क में उसके एड चला दिए उस वीडियो के नाम। तो उस आदमी के माँ बाप ने फोन करके उसको पकड़वाया कि हमें लग रहा है कि हमारा बेटा है। ठीक है, तो एक चीज है कि सेंस ऑफ जस्टिस और सेंस ऑफ फेयरनेस जो है ना, वो इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता जरूर है। अब उसको सोसाइटीज फिर उसको ज्यादा बुरा भी कर देती हैं और उससे बेहतर भी कर देती हैं। ऐसी सोसाइटीज भी हैं कि जहां पे माँ बाप ही पकड़वा देंगे, और ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिधर कोई भी नहीं पकड़वाएगा। तो आमतौर पे ज्यादा जस्टिस
जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो फैमिली की तरफ से नहीं होती, वो तो कोई एक आधा चांस होगा जिसमें फैमिली बचा रही हो। नॉर्मली तो आपका करप्ट सिस्टम होता है, अगर सिस्टम में करप्शन ना हो तो फिर माँ बाप भी नहीं बचा सकते। जैसे कि अभी जाहिर जाफर वाले केस के अंदर उसके माँ बाप उसे बचाने के चक्कर में थे, सही है, और हो सकता है कि वो उसको बचाने में कामयाब हो भी जाए, क्योंकि अभी केस सारा हॉट है, जब ठंडा होगा तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। मगर उस दूसरे मुल्क में दूसरी तरफ देखेंगे, वहां पे उन्होंने अपने बेटे को खुद ही पकड़वा दिया। तो ये चीजें हैं कि ये सब कुछ इंसान के अंदर डेवलप होता है, इंसान के अंदर एम्पैथी हमेशा होती है, सेंस ऑफ फेयरनेस भी हमेशा होता है, फिर उसकी एजुकेशन, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग, रिलीजन, सब चीजें बदल के उसको किसी और ही तरफ ले जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक बड़ी आम सी बात है कि रिलीजन कैसे इफेक्ट करता है इन चीजों को। पाकिस्तान में अगर कोई किसी नॉन मुस्लिम को मार दे तो लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। जैसे कि मशाल खान जैसे वाकयात 10 हो चुके थे पहले, जहां पे नॉन मुस्लिम्स की लिंचिंग्स हुई हैं, चाहे वो अहमदी हैं चाहे वो क्रिश्चियन है, किसी के कान पे जू नहीं रही। मगर जब मशाल खान का वाकया हुआ, क्योंकि वो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, एक अलग क्वेश्चन है वो एथियस्ट था या नहीं था, तो वहां पे लोगों को दर्द हुआ, लोगों ने बात की, मगर दूसरी तरफ लोग बात नहीं करते। तो रिलीजन भी एम्पैथी को खत्म करता है, सोसाइटी भी एम्पैथी को खत्म करती है, रेसिज्म एम्पैथी को खत्म करता है, लिंग्विस्टिक बायस एम्पैथी को खत्म करती है। और बेसिकली जो मेन चीज है, अगर इंसान को इंसान के तौर पे देखना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल के कहीं भी लोग जो हैं वो उतनी ज्यादती करेंगे। और कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर, कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। हमेशा किसी भी सोसाइटी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, साइकोपैथ, सोशियोपैथ तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। वो आप चाहे सारी सोसाइटी ठीक भी हो, वो सोसाइटी के बीमार लोग होते हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो जस्टिस का मेन पर्पस क्या होता है? अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है और सोसाइटी उसको जाने देती है, तो होगा क्या? वो कातिल और बंदे कत्ल करेगा। पाकिस्तान में क्या होता है, अमीर लोग एक बंदा कत्ल करते हैं, खून बहा दे के, दियत दे के, उसके बाद वो छूट जाते हैं, और फिर 2 साल बाद वही और कत्ल कर देते हैं। यहाँ जो छूट जाता है उसका भाई कोई और बंदा कत्ल कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये इससे निकलना कोई मुश्किल बात नहीं, आराम से बाहर आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि जब जस्टिस नहीं होगा सोसाइटी में, तो लोग फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं यार होना तो कुछ है नहीं, हम क्यों करें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पे सही है। एक और मैंने आपसे यही, मैं फिर दोबारा जाऊंगा, ये बात ठीक है, इन्होंने रिफाइन ज्यादा बेहतर वर्ड यूज किया एम्पैथी का, लेकिन अगर लव का भी हम करें, मैं यही सोच रहा था जब मैंने आपसे बात की कि हम सोसाइटी को क्रिएट इस पे करते हैं ऑन द प्रिंसिपल कि एवरीवन वांट्स टू रिड्यूस सफरिंग। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह पे जहां पे रिड्यूस सफरिंग ही प्राइमरी हो गई। ये तो अब फिर आप इसको रिड्यूस सफरिंग आपने रखा, तो अब इसको सोसाइटी पे अप्लाई करना ना। ये तो नहीं कि अमीर बंदे की सफरिंग रिड्यूस होगी, उसकी रिडक्शन ऑफ सफरिंग मैटर्स मोर देन द गरीब पर्सन। या आपने ये प्रिंसिपल रखा है, उसके बाद में कोई 1000 अलग वेरिएबल्स भी आएंगे। तो ये इसका ये इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट। तो आई होप कि इसमें ये आपने अगर सिर्फ इसी लेंस से हर चीज को नहीं देखा जा सकता, जो ये एम्पैथी और जो सेंस ऑफ जस्टिस जो है, इसके अंदर और भी बड़े वेरिएबल्स आएंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वजह से इसको समझना चाहता हूँ अपने लिए कि अगर हम एक मॉरल जजमेंट बनाते हैं ना, तो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव बेसिस चाहिए पहले अपनी मोरालिटी के। उसकी रीजन ये है कि अगर मोरालिटी सब्जेक्टिव है, तो फिर मैं कोई चीज कहता हूँ या दूसरा कोई भी मॉरल जजमेंट देता है, वो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, अगर एक बंदा कहता है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं मोरालिटी होती ही सब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव के चक्कर में आप सब्जेक्टिव को लोग गाली बना देते हैं कि यार अच्छा सब्जेक्टिव है तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आप वो कह रहे हो। भाई हमने फिर निजाम हुकूमत क्यों बनाया? पार्लियामेंट हमने क्यों बनाई है? पार्लियामेंट में लोग सब्जेक्टिव पॉइंट्स ही रखते हैं और उसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ एग्री होते हैं, और वो कंसेंसस अगले 20 साल बाद चेंज हो सकता है। अब ये सजा देना कि कातिल को सजा मैक्सिमम 30 साल देनी है, फिर वो चेंज करके हम मैक्सिमम 25 साल कर देते हैं, सब्जेक्टिव ही है। इससे और वैसे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहां से आएगी ये भी तो बताएं, कौन होगा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी देने वाला? अच्छा, पहले जो आपने सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात की है ना, कि सब्जेक्टिव मोरालिटी को डिफाइन करती है सोसाइटी, तो जो हिटलर एक क्या था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था,
तो जो भी उसने परपेट्रेट किए, जो भी एट्रोसिटीज यानी जुल्म किए ज्यूज पे, तो वो जस्टिफाइड है आपके इस प्रेमिस से। नहीं है ना, लेकिन अगर नहीं वो सर नहीं है किस ना, तरह वो नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। कहां से उसने उसने कौन सी रेजोल्यूशन पास की थी अपनी थर्ड राइक में? वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था वो या नहीं? डेमोक्रेटिकली नहीं, वो जिस तरह भी आया इलेक्शनों के साथ वो आया, लेकिन उसने जो लॉज बनाए वो कौन से उसने पूरे उनको फॉलो किया? उसने कौन सी उन स्पीचेस लॉज होती कह थी रहे हैं हिटलर की? कि नहीं, हिटलर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, तो यार बहुत से लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके गलत भी आ जाते हैं। इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है? बाद में तो डिक्टेटर ही था ना, अपने करीबी लोगों को भी मरवा दिया जिसने अपोज किया सारी। जब उसने इलेक्शन जीता, उसके पास सिर्फ 33% वोट थे, बाकी 3 पार्टियों के पास कम थे, ठीक है। और उसने क्या किया, जैसे ही उसको हुकूमत मिली, साथ ही उसने सबको मरवा दिया, बोल्शेविक सबको ऐसी की तैसी सारे जेलों में डलवा दिया, आहिस्ता आहिस्ता मरवा दिए सारे। तो आप डेमोक्रेसी को, आप सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो को गलत साबित कर रहे हैं। किससे? हिटलर से। भाई सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि हारिस कुछ और माने और मैं कुछ और मानूं, इसका मतलब ये नहीं है। सब्जेक्टिव मोरालिटी के भी प्रिंसिपल है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि हाँ जी मैं हारिस कहता कि जी जो है ना, मतलब कि फर्ज करें जी जिसने रिचर्ड डॉकिंस की तौहीन कर दी, तो जी हारिस कह रहा है सर काट दें, तो मैं कहूँ नहीं हाथ काट दें। ये मोरालिटी नहीं है, ठीक है। मोरालिटी का मतलब क्या है कि इंसान किसी को किस बेस पे जज करता है, ठीक है, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, किस बेसिस के ऊपर जज करता है, और वो बेसिस किस चीज पे होनी चाहिए। सब्जेक्टिव मोरालिटी का भी पहला प्रिंसिपल क्या है? फेयरनेस, कि आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, आप किसी को अनजस्टली सजा नहीं दे रहे, आप किसी के ऊपर उसके। और सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है 5 फ्रीडम्स को बड़ा सामने रख के बनाई जाती है। ये उस तरह नहीं बनाई जाती कि जी मुसलमानों का की शरीयत लागू है तो जी अब गैर मुस्लिमों को जी तबलीग की इजाजत नहीं है, गैर मुस्लिम को जी जो है ना वो कारोबार की इजाजत नहीं है, जजिया दे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जिसको आप कहते हैं ना, वो सब्जेक्टिव मोरालिटी से ज्यादा बुरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव मोरालिटी में तो प्रिंसिपल आप सामने रखते हैं, उसके बाद आप बनाना शुरू करते हैं। और लॉ और मोरालिटी में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। लॉ और मोरालिटी में बड़ा फर्क होता है। मोरालिटी का मतलब ये नहीं है, मोरालिटी मेरी पर्सनल जिंदगी को ड्राइव करती है। लॉ जो है वो ओवरऑल एक सोसाइटी को ड्राइव करता है, ठीक है। लॉज जो है, अब लॉज तो गलत भी पास हो जाते हैं, जैसा कि अभी टेक्सास में अबॉर्शन एंटी अबॉर्शन लॉ पास हो गया, ठीक है, गलत है, हमें पता है, और मॉरल बेसिस पे हम उसको गलत कह रहे हैं, ठीक है। मगर मोरालिटी का क्या प्रिंसिपल है? मोरालिटी का क्या प्रिंसिपल है? फर्ज करो जी मैं मर्द हूं, ठीक है, मैं जॉब कर सकता हूं, मैं मार्केट में किसी भी टाइम जा सकता हूं, मैं अपनी मर्जी की लड़की के साथ शादी कर सकता हूं, दोस्ती कर सकता हूं, ठीक है, मैं और बहुत से ऐसे फ्रीडम्स कर सकता हूं। मैं अगर स्विमिंग पूल पे जाना चाहूं, मैं जाके कपड़े उतार के नहा सकता हूं, ठीक है। अब सेंस ऑफ फेयरनेस क्या है, जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता? वो क्या है कि हम ये समझते हैं कि मर्दों को तो ये सब चीजों की इजाजत होनी चाहिए, मगर एक औरत को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हम ये समझते हैं कि औरत अगर कपड़े उतार देगी या कपड़े अपनी मर्जी के पहन लेगी तो वो तो जी बेहयाई फैला देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो भाई एक सिंपल सी बात मर्दों को समझ नहीं आती कि अगर आपकी खुशी के लिए और आपसे डर के औरतें अपने ऊपर इतनी पाबंदियां लगा सकती हैं, तो आप उनको बराबरी पे लाने के लिए अपने ऊपर 1-2 क्यों नहीं लगा सकते? तो ये सेंस ऑफ फेयरनेस और सेंस ऑफ जो वो है जिसको आप कहते हैं सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ एम्पथी, सेंस ऑफ दूसरे के जूते में खड़े होकर देखना, स्टेप इन समवन एल्सेस शूज, उसके बाद आपको ये बातें समझ आती हैं। और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चाहे जितना मर्जी आप कह लें, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि हिटलर ने कह दिया तो ये गलत हो गया, अल्लाह ने कह दिया तो ये गलत हो गया, मोहम्मद ने कह दिया तो ये गलत हो गया, मैंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी। सब्जेक्टिव मोरालिटी में क्या है? मैंने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, मैंने लॉज बनाने हैं सब्जेक्टिव मोरालिटी के मुताबिक, ताकि सबके साथ जस्टिस हो, और मेरे लॉज फाइनल लॉज नहीं है। सब्जेक्टिव मोरालिटी में या लॉज के अंदर भी अगर आप ये कहते हैं कि लॉज जो है कैसे हैं, भाई दुनिया का कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी की देन है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कचरा क्या है कि चोरी किया हाथ काट दो, पूछना ही नहीं कि उसने किस चीज की चोरी किया, भूखा तो नहीं था, मर तो नहीं रहा था, मेडिसिन तो नहीं चोरी कर रहा था, है कहीं किस वजह से कर रहा था, इसको किसी ने लूट तो नहीं लिया, अब इसको पैसे चोरी करने की आ गई बात। 100 बातें हो सकती है ना। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हाँ, कचरा असल में
ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, सब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, क्योंकि हिटलर हम की यहाँ की एग्जांपल सोच जो के है, बनाते हैं। हिटलर हाँ, की जो एग्जांपल है दैट इज वो एक्चुअली तो ऑब्जेक्टिव एग्जांपल ऑफ मोरालिटी है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। हाँ, हिटलर की एग्जांपल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, बस है तो है, खत्म बात। सब्जेक्टिव मोरालिटी की जो रूल जो बताया पार्लियामेंट में, फ्रीडम फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के लिए वोट कराना तो नहीं जरूरी, वोट हिटलर भी करवाते, उसने भी करवाए थे, स्टालिन भी करवाता था वोट, सद्दाम हुसैन भी कराता था वोट, तो इसका मतलब मुशर्रफ वोट करा दे 98% वोट लेके मुशर्रफ जीता जो रेफरेंडम था। लेकिन हाँ, उसकी और भी लवाजमात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चाहिए आपको, आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट इक्वली भी चाहिए। तो इसीलिए सब्जेक्टिव ये नहीं है कि अगर कोई आ गया उसने अपनी मोरालिटी रख दी आपके बाद ये सब्जेक्टिव हो गया, नहीं, बट दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। बट एनी काउंटर पॉइंट एंड लेट्स रैप इट अप। जी, आई थिंक ये लंबा हो जाएगा, मेरे पास चलें, इसके रिस्पॉन्सेज तो काफी हैं, लेकिन चलें फिर कभी देखते एक हैं। दे दें आप रिस्पांस, आई एंजॉय योर रिस्पांस, अच्छा एक दे दें आप। अच्छा अच्छा सर, असल में ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि फेयरनेस, सेंस ऑफ फेयरनेस, वो फेयरनेस का प्रिंसिपल कहाँ से आया? तो वो भी वो सब्जेक्टिव तो अगर आप उसे जी, है, वो भी सब्जेक्टिव है। वो अगर वो भी एवोल्यूशनरी सब्जेक्टिव है, है, सेंस ऑफ फेयरनेस एवोल्यूशनरी है। बिल्कुल नहीं है। सेंस ऑफ फेयरनेस की कोई भी, लव की एवोल्यूशनरी बेसिस है, सेंस ऑफ फेयरनेस की नहीं। सेंस ऑफ आपने फेयरनेस की देखा ही भी नहीं, है, आप फेयरनेस की भी है। चिंपैंजीज के एक्सपेरिमेंट नहीं देखे आपने? चिंपैंजीज के एक्सपेरिमेंट नहीं देखे? आपने 10 किस्म किसके? के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने 10 किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर आपको पता है तोतों से लेके कौवों से लेके चिंपैंजीज, हाथियों, घोड़े, गधों के अंदर भी सेंस ऑफ फेयरनेस होता है। सर ये मैं जरूर इसको देखना चाहूंगा जो आप रिसर्च कोट कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके ओके डॉक्यूमेंटरीज पढ़ी हैं, यूट्यूब पे ओके डॉक्यूमेंटरीज ओके पढ़ी हैं। ये है, ये देखें, ये पूरा ये लेक्चर है, इस पे टेड के ऊपर भी वीडियो पड़ी हुई है। ये ठहरने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 monkeys, तो मैं इसको जूम इन करता हूँ, और ये आप बस ये सेंस ऑफ फेयरनेस एक्सपेरिमेंट डालते हैं, आपको ये मिल जाएंगी बहुत सारी। 2 monkeys were paid unequally except from France devolved TED Talk। तो जो इवन ये नहीं है कि जो जिसके साथ जिसको मजा आया वो रख ले, वो तो खुशी में कर लेगा, जिसके साथ अनट्रीटली अनफेवरेबली जिसको बायस दिया गया, उसको इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे साथ थोड़ी ज्यादा फेवर दी जा रही है मुझे। सो यू नो, ब्राजीलियन पैरेट्स के अंदर वो एक को ट्रीट दिए जा रहे थे सारी, एक 2 पिंजरे थे, दोनों आपस में जुड़े थे, एक तोते को वो सब कुछ दिए जा रहे थे और दूसरे को कुछ नहीं दे रहे थे, और उस तोते ने अपना आधा खाना उसको देना शुरू कर दिया कि इसको नहीं दे रहे। बताएं, सेंस ऑफ फेयरनेस और एम्पैथी तो उनमें भी है, तोतों में है, चिंपैंजीज में भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पहली तो ये बात है कि सेंस ऑफ फेयरनेस की जो बात है ना, वो सबसे पहले कोई देखेगा उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, वो भी अगर आपका सब कुछ सब्जेक्टिव है, तो आप जजमेंट बना ही नहीं सकते कि कोई दूसरा फेयरनेस को कैसे देखता है। पहला ये पॉइंट है। ये आप नहीं बना सकते ना, हम तो बना सकते हैं। और सेकंडली, नहीं, कोई भी जो भी सब्जेक्टिव मानता है इस चीज को, वो कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि योर क्लेम। मुझे बताएं, अच्छा नहीं, एक सेकंड, आप ये देखिए, लेट मी रैप दिस अप, क्योंकि आप ये देखें, ये मुझे इसीलिए फजूल चीज की बहस इसलिए लगती है कि आपके सामने एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। गिव मी एनी एग्जांपल कि सो कॉल्ड एनीवन जो कि क्लेम ही करती है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जो कि थियोक्रेटिक है, जो कि टोटलिटेरियन है। मुझे कोई एक ऐसी टोटलिटेरियन सोसाइटी बता दे जो कि अच्छी है, एज वर्सेस अ सोसाइटी जो मोरालिटी को सब्जेक्टिव ही एक्सेप्ट करती है। और उन्होंने कैसी सोसाइटी खड़ी की है? वेस्टर्न यूरोप देख लें, पूरा नॉर्वे, स्वीडन देख लें, अमेरिका, कनाडा देख लें, जितने भी जो जहां पर टोटलिटेरियनिज्म नहीं है। क्या आप ये मानते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इज टोटलिटेरियन इन नेचर? नहीं, मैं टोटलिटेरियनिज्म को ना उसे सपोर्ट करता हूं, मैं रिलीजियस भी नहीं हूं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा सर। नहीं, ठहर जाओ ना, इधर उधर नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी टोटलिटेरियन है या नहीं है, मुझे ये बताएं आप। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इटसेल्फ टोटलिटेरियन है या नहीं है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी, एक तो पाकिस्तान वाली जैसी डेमोक्रेसी होती है, वो नहीं, रियल डेमोक्रेसी है। हाँ, वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं जो एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद और जो आपने अभी बात कही कि जो भी नहीं ये बड़ी छोटी सी बात आपने की है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, क्या मतलब, कौन सी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी? उससे मुराद ये है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करने से मुराद ये है कि वो ऐसी मोरालिटी, वो एक अपनी जो भी मॉरल जजमेंट्स वो बना रहे हैं, मॉरल क्लेम्स हैं, उनको अनचैलेंज समझते हैं कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी टोटलिटेरियन हो गई, एग्जैक्टली टोटलिटेरियन हो गई। फिर जिस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता वो टोटलिटेरियन होती है। फॉर एग्जांपल रेप गलत है, क्या ये इसको चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, हाँ, इस्लाम करता है चैलेंज रेप गलत को। सर तो इस्लाम गलत है, इस्लाम को नहीं मैं अभी डिस्कस कर रहा यार, ठीक है ना, बार-बार उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। ठहरे, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है कि एक मोरालिटी आपको दे दी जाए और आप बस कहें कि अब हमने इधर से इससे इधर उधर नहीं होना। हारे साहब से देने की बात नहीं कर रहा। नहीं, ठहर हारे साहब से ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी टोटलिटेरियन होगी या नहीं। आप इसका जवाब नहीं दे रहे, हाँ या ना में जवाब दे दें बस। नहीं होगी, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी। और सेम है एक मिनट यार, नहीं आप बोले सबर मैंने, आप कह रहे हैं कि टोटलिटेरियन नहीं हो सकती। टोटलिटेरियन का मतलब क्या है? अल्लाह अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी दे दे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप नहीं चैलेंज कर सकते तो वो टोटलिटेरियन है, अगर आप चैलेंज कर सकते हैं तो फिर वो टोटलिटेरियन नहीं है। जैसे ही आप चैलेंज करते हैं इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव नहीं करते, आप सब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए आपका जवाब खुद ही गलत हो गया, समझ गए? क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं होगी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, टोटलिटेरियन नहीं होगी, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं रहेगी, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी पे कंफ्यूजन है। सर मैं ये बिलीव करता हूँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और एक एथिस्ट लाइक सेम हैरिस वो भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं। तो ये नहीं है कि कोई रिलीजियस होना जरूरी है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करने के लिए। ज्यादा इलॉजिकल छलांगे लगा रहे हैं। ना उन्होंने मॉरल लैंड्स के पूरी बुक लिखी है इस बात पे। हाँ, उसने तो कहा कि मोरालिटी पे हम जाते हैं थ्रू साइंस। उसने तो मॉरल तो ऑब्जेक्टिव है ना, ये बात नहीं साइंस भाई। मसला ये है कि जब आप ये मानते हैं कि लॉज चेंज हो सकते हैं तो वो सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती। आपको ये बात नहीं समझ आती। आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ और है, मुझे ये समझ आ रही है, बस इतनी सी। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि रेप जो है, आप ये कह रहे हैं कि रेप को आपने, तो उसके पीछे जो हम रीजनिंग है, तो रीजनिंग है ना उसके पीछे, रीजनिंग है। और फिर उसके ऊपर आप देखते हैं कि रेप की पनिशमेंट जो है, वो रेप की पनिशमेंट क्यों डिफरेंट होती है फिर? अब क्या सारे रेपों को एक ही सजा मिलेगी? अब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का सर मतलब ही ये है कि इट इज अ टोटलिटेरियन, नो डिस्कशन, एंड ऑफ स्टोरी, ऐसे ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर कि आप उसको, वो ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे कहां से? अब आपके पास नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई आपने जो भी रखा हुआ हो, क्राइम किसी भी चीज को रखा हुआ हो, क्या पता वो चेंज हो जाए फिर, क्योंकि अब आपके पास नई इंफॉर्मेशन आ गई है। अब ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है, खैर ये किड़किड़ कहां से यार, इनकी तरफ से आ गई। आप पेन को क्लिक कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर, अगर कोई चीज नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, आप उसकी बेस के ऊपर आप अपने, अब फॉर एग्जांपल जो साइकोपैथ जो होते हैं, अब उसको सैम हैरिस ने का ये आर्गुमेंट है, उसी बुक में ही है ये आर्गुमेंट। वो कहता है कि आप तो उनको भी कंपैशन की तरफ से देखें कि अगर वो लोगों का रेप करता और कत्ल करता तो उसके पास फ्री विल नहीं है, और इस वजह से वो करता है। तो ये सब्जेक्टिविटी की ही सारी चीजें मिसाल। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ये कहती है कि ये ऐसे है तो इसका और अच्छा, आपने कह दिया मर्डर अगर गलत हो, फर्ज कर रेप की एग्जांपल करते हैं, मर्डर में भी आपको पता है कि आपने जान के वो एग्जांपल पिक की है, क्योंकि मर्डर भी डिफरेंट वजूहात पे हो सकता है। रेप में अब किसी ने रेप में गुस्से में आगे कर दिया, किसी ने कोई ड्रंक था या कोई अपने होशो हवास से खराब था, उसका क्राइम जो है वो उससे ज्यादा बड़ा होगा, छोटा होगा, जो ये प्लान करके पूरा महीना 2 महीना प्लान करके जाता है, क्योंकि वो प्रीमेडिटेटेड हो जाता है और एक डेट रेप होता है। मैं ऑब्वियसली गलत तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें भी ये सारी चीजें जो है, ये यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ दैट, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी पनिशमेंट तजवीज करनी होती है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई सब्जेक्टिविटी की एग्जांपल है। एनीवे वी हैव गॉन टू लॉन्ग इनटू दिस। चले थैंक यू। मैं हारिस से काइंड पे बात करूंगा, ठीक है, इनको जाने दें आप। अब जैसे कि एक तरफ जब हम इन्हें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की एग्जांपल देते हैं कि बंदरों में भी सेंस ऑफ फेयरनेस होता है, तो ये कहते हैं नहीं ये हम नहीं मानते कोई भी, ठीक है। मगर दूसरी तरफ
ये मुसलमान नहीं है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात हाँ चले, ये है मुसलमान, मुझे नहीं पता, मुझे, मैं आज जस्ट सेड इट, मेरा ख्याल से है मुसलमान। तो क्या है कि दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि एक हदीस है जिसमें रसूल अल्लाह ने वो हदीस बताई कि बंदरों ने रसूल अल्लाह किया, एक साहबी किया, बंदरों ने जी सेक्स का, बंदरों ने जी एक बंदरिया को संसार किया, ठीक है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनमें भी ये चीज होती है। तो भाई मुसलमानों को तो फिर देखना चाहिए कि आज इतनी रिसर्च हुई है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे, तो भाई तुम देखो कि कैसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो इंसान की मोरालिटी को भी गाइड करती है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इज अ बिलीफ दैट देयर इज यूनिवर्सल मोरालिटी एंड कैन नॉट बी चेंज। हाँ, तो ये जो है ना, कुछ वैल्यूज जो है वो भी हमने डिस्कवर की हैं, और यू नो, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर आती है कि मोरालिटी अगर आपकी कोई है भी तो उसका सोल्यूशन क्या है। अब जैसे रेप तो हमने एग्री कर लिया कि गलत है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? देयर विल ऑलवेज बी एक उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं कि जिसने रेप किया उस सारों की एक ही सजा है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।